प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस यानी फूड कहाँ पे तैयार किया जाता है? लीव्स में। हेयर इज द जे शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक। एयर एंटर करता है विंड पाइप में जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। इन राइट साइड ऑफ द हार्ट प्रेजेंट deoxygenated blood or impure. In the left side of the heart present oxygen rich blood. If we can zoom the abdominal cavity here, we can see the excretory system consists of 2 kidneys. After the urine is formed into the tubular part of nephron, this urine is collected into the collecting duct. नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो हमें यहाँ पे 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन, जिसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से खाना बनाते हैं और हमारे बॉडी में खाना किस तरह से डाइजेस्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद सेकंड लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज रेस्पिरेशन, जिसमें हम ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। इन थर्ड लाइफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम देखेंगे किस तरह हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। और चौथी लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन में हम देखेंगे किस तरह हमारे बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये चारों लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ हमारी बॉडी में ही नहीं होते, बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सभी ऑर्गेनिजम्स में ये लाइफ प्रोसेसेस होती है। चाहे वो सिंगल सेल अमीबा हो, एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो, हिरन हो, एक प्लांट हो, बड़ा सा एलिफेंट हो, बटरफ्लाई हो, फिश हो या एक स्मॉल रैबिट हो। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिस लाइफ प्रोसेसेस हैपन्स। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई हम लिविंग कहे किसको? आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समवन इज अलाइव? ऑल लिविंग थिंग्स शोइंग सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर सी इन आवर नेकेड आइज। अगर कोई जिंदा है तो हम अपनी आंखों से उनकी मूवमेंट को देख सकते हैं, है ना? लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, मूव, वॉक एंड ब्रीथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर भी कुछ मूवमेंट्स यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। और वो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन से है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चारों लाइफ प्रोसेसेस होती है, बट अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी डिजाइन उनको करने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हम हमारे नोज से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अगर हम अमीबा की बात करें तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है और ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से रेस्पिरेशन करता है। पानी में ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से वाटर के साथ ऑक्सीजन अंदर जाता है और सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ऑक्सीजन यूज होकर बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन डिफ्यूजन की प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर आता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं, जिसमें से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। अगर हम फिश की बात करें तो जैसे कि हमें पता है वाटर में ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, तो ये माउथ से वाटर अंदर लेते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये वाटर गिल्स के थ्रू बाहर छोड़ते हैं। इस तरह हर ऑर्गेनिज्म में ये लाइफ प्रोसेसेस होती है, बट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉडी डिजाइंस उनको करने का तरीका अलग है। तो अब हम इन चारों लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन को वन बाय वन पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम खाने को अपने बॉडी में ले रहे हैं, मीन्स बॉडी में खाना डिराइव कर रहे हैं और उस खाने को यूटिलाइज यानी ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव एंड यूटिलाइजेस द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे खाली 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। डिराइव मीन्स खाने को बॉडी में ले रहे हैं एंड यूटिलाइज मीन्स उस खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम और एक इम्पोर्टेंट टर्म जान लेते हैं दैट इज न्यूट्रिएंट्स। हम जो खाना खाते हैं उनमें जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्रेड खाया तो ब्रेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज ए न्यूट्रिएंट। व्हेन यू ईट पोटैटोज तो पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स। तो आपको पोटैटो खाने से मिलेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिएंट। व्हेन यू ईट पीनट्स, पीनट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फैट्स, लिपिड्स।
सो फैट इज़ अ न्यूट्रिएंट। अगर आपके खाने में टोमेटो है तो आपको इसमें से मिलेंगे विटामिन्स। अगर आपने गाजर खाया तो गाजर में से आपको मिलेंगे मिनरल्स। तो ये फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं? Chemical compounds present in our foods. These compounds are used by the body to function and grow. इन सभी न्यूट्रिएंट्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इनको कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दिस न्यूट्रिएंट्स नीड मोर फॉर द बॉडी। और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है मैक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स nutrients which are need more amount for the body and micronutrient means nutrients which are need less amount for the body। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या है? Why we need food? हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पैर से बार बार साइकिल की हैंडल्स को घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी की एनर्जी यूज़ हो रही है। व्हेन वी राइड बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। और जब हम बिना कुछ किए ऐसे ही सोफे पर लेटे हुए होते हैं तो बॉडी की उस पोजीशन में रहने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटीज़, एनर्जी इज नीड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम खाना खाते हैं। सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फूड गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स। फूड प्रोवाइड्स विटामिन एंड मिनरल्स दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो बिना खाना खाए हमारी बॉडी ये कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती। सो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। अभी हमने जाना न्यूट्रिशन क्या है, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है। अब हम न्यूट्रिशन के टाइप्स देखेंगे। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को किस तरह से ऑब्टेन कर रहा है, इसके बेसिस पर न्यूट्रिशन के दो टाइप्स पड़े हैं, एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एटो मीन्स ऑटोमेटिक, इट सेल्फ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता है। ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद बनाते हैं? प्लांट्स। और इसके लिए सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉइल से वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सन से सनलाइट कैप्चर करते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ऑर्गेनिजम्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, और ये खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स पर, एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। देखो, जो ऑर्गेनिजम्स एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, वो फूड चेन में प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। कैसे? तो चले इसे फूड चेन की डायग्राम की मदद से समझते हैं। प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स को कौन खाता है? रैबिट। और इस रैबिट को कौन खाता है? लायन। तो यहाँ पे प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को एटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो ये एटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स फूड चेन में प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। तो ये रैबिट और लायन फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी एटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। और ये हेटेरोट्रॉफ्स फूड चेन में कंज्यूमर की तरह काम करते हैं। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? एटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर इन द फूड चेन। तो ये रैबिट और लायन फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, प्लांट्स पर, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। और ये हेटेरोट्रॉफ्स फूड चेन में कंज्यूमर की तरह काम करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स आर द कंज्यूमर इन द फूड चेन। तो यहाँ पे एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। इसके बाद सम अलगीज एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है? ऑल एनिमल्स
and some plants also showing heterotrophic nutrition. For example, कस्क्यूटा, जिसे हम अमरवेल भी कहते हैं, और एक कस्क्यूटा खुद का खाना खुद नहीं बनाता, ये दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहता है। तो अभी हमने देखा एटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब यहाँ पे एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स पड़े हैं। एटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उस खाने को तैयार करने का तरीका अलग होता है, और इसके बेसिस पर एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स पड़े हैं, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो इसके नाम में ही इसका आंसर है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेटिक मीन्स तैयार करना, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड को तैयार करने के लिए लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिजम्स यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक देयर फूड। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक मतलब आपको याद रखना है, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी को यूज़ करके फूड को तैयार करते हैं। अब हम देख लेते हैं कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो मीन्स केमिकल और सिंथेटिक मीन्स तैयार करना, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके फूड को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे कीमोसिंथेटिक मतलब आपको याद रखना है वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके फूड को तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, यूग्लिना जो कि एक तरह का प्रोटोजोआ है। वन मोर एग्जाम्पल इज पर्पल सर्पल बैक्टीरिया। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को ग्लूकोज और सल्फर में तब्दील कर देता है। कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फेट और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अनदर एग्जाम्पल इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके फूड तैयार करता है। ऑल राइट गाइस, तो अब हमें पढ़ना है फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में किस तरह से होता है। तो प्लांट्स फूड को तैयार करते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी अब हम इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड को तैयार करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस यानी फूड कहाँ पे तैयार किया जाता है? लीव्स में। लीव्स को प्लांट्स का किचन रूम भी कहा जाता है क्योंकि लीव्स में फूड तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स के लीव्स में फोटोसिंथेसिस यानी फूड किस तरह से तैयार होता है। अगर हम इस लीव्स का छोटा सा पार्ट यानी क्रॉस सेक्शन को लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसमें आपको कुछ सेल्स के अंदर ग्रीन डॉट्स दिखाई देंगे और इन ग्रीन डॉट्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट क्लोरोफिल। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखेंगे तो हमें दिखाई देगा एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है। दिस इज द साइट और लोकेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर आपको पूछा गया वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट, तो आप क्या लिखोगे? इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट दैट प्रेजेंट इन द लीफ सेल्स। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यानी खाना तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन and pigment chlorophyll that already present in the leaves. These four raw materials required for the process of photosynthesis. तो चलिए देखते हैं इन चारों रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके किस तरह से फूड तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इन चारों रॉ मटेरियल्स को रिएक्टेंट की साइड पर लिख लेते हैं। फूड तैयार करने के लिए प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं,
और पिगमेंट क्लोरोफिल पहले से ही लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये सन से सनलाइट कैप्चर करते हैं। देखो 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और व्हाट इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, सबसे पहले क्या होता है, देखो लीव्स के अंदर जो पिगमेंट क्लोरोफिल है वो सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो पहली स्टेप्स हम क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, देखो एब्जॉर्ब की हुई इस लाइट एनर्जी को पिगमेंट क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब एक केमिकल एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और इस एनर्जी द्वारा वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फाइनली तीसरा स्टेप क्या होता है, देखो ये वाटर से ब्रेक हुआ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में तब्दील होगा। देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होता है और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 6 × 2 12 वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाएंगे और इस प्रोसेस में कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ये वाटर से स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होगा। अगर हाइड्रोजन का किसी में एडिशन होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और अभी हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी। अब ये तैयार हुआ फूड ग्लूकोज प्लांट्स के सभी पार्ट्स में भेज दिया जाता है और जो बचा हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर रहता है। लेकिन ह्यूमंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को समझते हैं। पहले जो 2 स्टेप्स है इनको होने के लिए लाइट की जरूरत होती है, इसीलिए इनको लाइट रिएक्शन कहा गया है। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पिगमेंट क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब इस एब्जॉर्ब की हुई लाइट एनर्जी को पिगमेंट क्लोरोफिल अगेन इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और अभी इस एनर्जी से वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट किया जाता है। पहले जो 2 स्टेप्स है इनको होने के लिए लाइट की जरूरत होती है और ये इस डिस्क लाइक शेप में जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पे होते हैं। लेकिन ये तीसरा जो स्टेप है वो ये इस एम्प्टी वाले एरिया में जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है इसमें परफॉर्म होता है और इसे होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस डिजर्ट प्लांट्स में किस तरह से होता है। देखो डिजर्ट वाले एरिया में टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है और यहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है। नॉर्मल जो प्लांट्स है वो दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और डिजर्ट प्लांट्स अगर दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए स्टोमेटा खोलेंगे तो स्टोमेटा के अंदर से कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज होंगे। तो ये डिजर्ट प्लांट्स पहले से ही हाई टेम्परेचर में रहते हैं और वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है, इसीलिए दिन में स्टोमेटा क्लोज ही रखते हैं जिससे कि वाटर का लॉस न हो। तो भाई ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते कैसे है, चलिए देखते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट के टाइम पे जैसे ही सनसेट होता है टेम्परेचर साधारण होने लगता है और तभी ये स्टोमेटा ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और साथ ही साथ ये रूट से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं
लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की भी जरूरत होती है, तो ये रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, नाइट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर एक इंटरमीडिएट तैयार करते हैं जिसे मैलिक एसिड कहा जाता है। और दिन के समय में जैसे ही सनराइज होता है, ये रात को तैयार हुआ मैलिक एसिड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और अभी दिन के समय में इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर इनका फूड ग्लूकोज तैयार होता है। इस तरह ये दिन के समय में स्टोमेटा क्लोज रख के ज़्यादा वाटर को लॉस किए बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो इस पॉइंट से ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि डिजर्ट प्लांट्स में दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज क्यों रहता है। तो इसका आंसर क्या है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस न हो इसीलिए। और इस पॉइंट में बस इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में, जिसके अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। सो व्हाट इज द स्टोमेटा? प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको ही स्टोमेटा कहा जाता है। एंड दिस टाइनी स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स एंड दिस गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। दिस इज द ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। लेट्स नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस स्टोमेटा। दिस इज 2 गार्ड सेल, दिस इज स्टोमेटल पोर। और इन गार्ड सेल के अंदर जो ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज किस तरह से होता है। तो इस पॉइंट से मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि हाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। देखो, जैसे ही इन गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करता है, ये गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, जिससे कि ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। When water enters into the guard cells, it swells and stomatal pore opens। और जब इन गार्ड सेल्स में से वाटर बाहर आ जाता है तो ये श्रिंक यानी सिकुड़ जाते हैं, जिससे स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। When water moves from the guard cells, it shrinks and stomatal pore closes। And this is how the opening and closing of stomata is regulated। ऑल राइट गाइस, तो अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम आते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की तरफ। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स पढ़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड अपने बॉडी के अंदर ले रहा है और किस तरह से फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर रहा है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो फर्स्टली फूड को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं और बॉडी के अंदर ही फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट सॉलिड और लिक्विड फूड एंड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इंटरनली टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन्स यानी हम एंड सम अदर एनिमल्स such as cow, deer, tiger, lion, amoeba and paramecium। ये ऑल हर्बिवोरस, कार्निवोरस और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सभी एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हम जानते हैं व्हाट इज मीन बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो मरी हुई और सड़ी हुई चीज़ों को अपना फूड बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स और एंजाइम्स फूड के अंदर डालते हैं, जिससे फूड बाहरी डाइजेस्ट यानी स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होता है और अभी ये इनमें से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या है, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड मोनोटॉप। तो अभी चले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और अंदर रहकर उस ऑर्गेनिज्म यानी उस होस्ट को मारे बिना उनमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स
डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट विदाउट किलिंग देम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है लीच, जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहकर उनमें से ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अनदर एग्जाम्पल इज टैप वर्म, जो होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर रहकर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहता है। एंड दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑलराइट गाइस, तो अब हम ह्यूमंस के अंदर और अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीज़ों से बनी है। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल। It is a long hollow tube consists of different organs such as mouth, also known as buccal cavity, esophagus, जिसे food pipe भी कहते हैं. Now this tube forming a J-shaped muscular structure known as stomach, small intestine, large intestine, and anus. Food enters the mouth, passing through this long hollow tube and exit from the anus. But there is also other organs called accessory organs that helps the digestion of food, and this organ includes salivary glands, liver, and pancreas. So remember that accessory organs such as salivary glands, liver, and pancreas, these organs only helps in digestion of food, but food is not passing from them. Without these accessory organs, food is not digested and absorbed properly. So these organs play important role in digestion. Nutrition in human being is done in 5 steps. First one is the egestion, means taking the food inside the body through the mouth. Second step is the digestion, means breaking down this complex food into smaller molecules with the help of enzymes. Now this digested food is absorbed from the intestinal wall to the bloodstream. Next step is the assimilation, means absorbed food is transferred to all body cells for their growth and repair. And last step is the egestion, means undigested food is removed from the body. तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं पांचों प्रोसेस वन बाय वन इन मोर डिटेल्ड व्यू। Digestion in humans is start with the mouth. Here is our mouth, also known as buccal cavity. Any type of the food we eat is chewing and breaking down into smaller pieces in the mouth with the help of teeth. तो teeth का फंक्शन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Chewing the food and breaking down into smaller pieces. Tongues play a role in tasting the food. Also, tongue moves the food around the mouth. हमारी जीभ क्या करती है? खाने को पूरे मुंह में घुमाती है जिससे कि खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए। अब ये सलाइवा क्या है? देखो, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जो कि एक वाटरी फ्लूइड की तरह होता है। तो हमारी टंग फूड को इस सलाइवा में मिक्स करती है। टंग मिक्स द फूड विथ सलाइवा। देखो, कुछ खाने का डाइजेशन केमिकली माउथ में ही शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्रेड खाया तो ब्रेड में प्रेजेंट होता है स्टार्च, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो यहाँ पे हमारे मुंह में प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जिसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो इस स्टार्च यानी इस कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन यानी तोड़ तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा, जिसमें प्रेजेंट होता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इन माउथ बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन हैपन्स। तो यहाँ पे हमारे टीथ क्या कर रहे हैं? फूड को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्च, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसे माल्टोज यानी सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तो यहाँ पे हो रहा है केमिकल डाइजेशन। आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय टीथ and then tongue mix this food with saliva. Now food is turned into soft ball-like structure called bolus, and tongue push this food into the esophagus, जिसे हम food pipe भी कहते हैं। Once this bolus-like food is enter into the esophagus, जैसे ही food esophagus में enter करता है, ये फूड स्पेसिफिक मूवमेंट के साथ नीचे गुजरता है, जिसमें इसोफेगस की वॉल रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट
एंड एक्सपांड होती रहती है और इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस। सो व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? Rhythmic contractions that helps to push the food into the stomach. Food comes from the esophagus with specific movement, that is peristaltic movement, and enters into the stomach. तो चलिए देखते हैं स्टमक में फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है। सो हेयर इज द जे शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक। जैसे ही खाना इसोफेगस से स्टमक में आता है, स्टमक की मस्कुलर वॉल एक्सपांड यानी स्ट्रेच होती है, एंड नाउ मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक मिक्स दिस फूड विथ डाइजेस्टिव जूसेस। तो खाना स्टमक में इंटर होने के बाद स्टमक की मस्कुलर वॉल फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स कर रही है और इस प्रोसेस को कहा जाता है चर्निंग ऑफ फूड। स्टमक के वॉल के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसे ग्लास्टिक ग्लैंड्स कहा जाता है और ये ग्लास्टिक ग्लैंड्स स्टमक में ग्लास्टिक जूस सिक्रेट करती है। So remember this, in wall of the stomach present gastric glands which secretes gastric juice into the stomach. स्टमक में 3 तरह के gastric juices secrete होते हैं। 3 types of gastric juices secreted into the stomach. Hydrochloric acid that is HCl, enzyme pepsin and mucus. Each one of them performing different functions into the stomach. HCl का फंक्शन क्या है? ये फूड में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है, किल्स बैक्टीरिया दैट प्रेजेंट इन द फूड। HCl का दूसरा फंक्शन क्या है? ये फूड और ग्रास्टिक जूस को एसिडिक बनाता है, टर्न द ग्रास्टिक जूस और फूड एसिडिक इन नेचर। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी pH वैल्यू 1.5 to 3.5 तक होती है और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड सफिशिएंट होता है किसी भी बैक्टीरिया और पैथोजन को खत्म करने के लिए। तो HCl का क्या फंक्शन है? पहला तो ये फूड में मौजूद बैक्टीरिया और पैथोजन को खत्म करता है और दूसरा फंक्शन ये स्टमक में मौजूद फूड और ग्रास्टिक जूस को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एंजाइम पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर प्रोटीन स्पीसीज, बट दे वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो चले देखते कैसे एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो मान लेते ये स्टमक में प्रेजेंट है प्रोटीन, इसे ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यानी पेप्टोज, डाइसैकराइड और मोनोसैकराइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एंजाइम पेप्सिन। लेकिन ये प्रोटीन को तभी ब्रेक डाउन करता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है और ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, और तभी ये एक्टिवेट होकर प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू करता है। सो रिमेंबर दिस, एंजाइम पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन in the presence of acidic medium and this acidic medium provided by hydrochloric acid that is HCl। तो HCl क्या करता है? स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट होकर प्रोटीन को ब्रेकडाउन करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है। म्यूकस परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द स्टमक। दे प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिडिक सिक्रेशन ऑफ HCl। तो म्यूकस का क्या फंक्शन है? ये स्टमक के अंदर की दीवार को HCl के एसिडिक सिक्रेशन से ब्रेक होने से बचाता है। स्टमक में सिक्रेट हुए ग्रास्टिक जूसेस को फूड के साथ अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए स्टमक के वॉल के मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। फिगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक मसल्स हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद ग्रास्टिक जूसेस एंड नाउ फूड इज लिक्विफाइड एंड टर्न इनटू सेमी फ्लूइड मास known as chyme, and this chyme is slowly released into the small intestine in smaller amounts। और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रिलीज करने का काम करता है पायरोलस स्फिंक्टर मसल। तो यहाँ पे पायरोलस स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है? एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय पायरोलस स्फिंक्टर मसल। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट्स हैपन टू दिस फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is the largest part of the alimentary canal. It is called small intestine because it's very narrow. Most of the digestion and absorption of food is done in small intestine, especially in the first part of the small intestine. So let's zoom this area here. जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ऑर्गन्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लिवर एंड पैंक्रियाज। Firstly, let's look at what is the role of liver in food digestion. Liver produce bile juice, which is stored in the gallbladder, जिसे हम पित्त की थैली भी कहते हैं।
तो इस गैल ब्लडर यानी पित्त की थैली में बाइल यानी पित्त स्टोर रहता है, और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, ये बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है। और यहाँ पे दूसरा ऑर्गन जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज सिक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट किया जाता है। बाइल डक्ट इज एक्चुअली कनेक्टेड विथ पैंक्रियाटिक डक्ट, and these two ducts open commonly into the small intestine. When food is released into the small intestine, gallbladder present in the liver contracts and secretes bile juice, and pancreas secrete pancreatic juice, and these two secretions mix with the food. So let's look how bile is help in food digestion. Bile perform two functions in small intestine. पहला तो ये फूड में मौजूद लिपिड्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल जूस? दे ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। और ये दूसरा फंक्शन परफॉर्म करता है, ये स्टमक से आए अल्कलाइन फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन बना देता है, प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम फॉर एसिडिक फूड। अब देख लेते हैं पैंक्रियाटिक जूस फूड डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है। पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूसेस। फर्स्ट वन इज द लाइपेज। ये क्या करता है, बाइल जूस ने ब्रेकडाउन किए हुए फैट स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स दैट इज इमल्सिफाइड फैट को फर्दर ब्रेकडाउन करने का काम करता है। द एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो ये इमल्सिफाइड फैट क्या है? जब बाइल जूस के सिक्रेशन से फैट्स का स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेकडाउन हुआ था, फैट्स के उन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स को ही इमल्सिफाइड फैट कहा गया है, जिसे ये एंजाइम लाइपेज फर्दर ब्रेकडाउन करने का काम करता है। सेकेंड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस इज एंजाइम ट्रिप्सिन। सो व्हाट डज द एंजाइम ट्रिप्सिन? व्हेन इन द स्टमक protein is break down into smaller molecules, that is peptose, disaccharides or monosaccharides. These smaller molecules of proteins again break down into small intestine by enzyme trypsin. Okay, now third digestive enzyme present in pancreatic juice is pancreatic amylase, and this enzyme pancreatic amylase break down carbohydrates, that is starch present in the food. तो यहाँ से आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू रिमेंबर दिस, पैंक्रियास सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, एंजाइम ट्रिप्सिन हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, and enzyme pancreatic amylase break down carbohydrate, that is starch. After the breakdown of food by these pancreatic enzymes, now let's see how this food is further breakdown into the small intestine. In wall of the small intestine present intestinal glands, and these glands secretes intestinal juice or intestinal enzymes, and these enzymes complete the digestion of food. That means after the breakdown of food by bile and pancreatic enzymes, now this food is breakdown into final phase by the intestinal enzymes, that is complex carbohydrates is finally converted into glucose molecules, proteins are converted into amino acids, and fats are finally break down into fatty acid and glycerol. And now these glucose, amino acids, fatty acids and glycerols are very small molecules of foods, and these molecules are ready for absorption from the intestinal wall to the bloodstream. Wall of the small intestine is designed like to increase the surface area for the absorption of more food. If we are zoom into the small intestine, we are finding the lining of finger-like projections, and these finger-like projections are called villi, which contain supply of blood capillaries. In base of this villi present crypts. So what is the villi? Small finger-like projections that increase the surface area
and this increase the surface area, increase the rate of absorption of food. After the complete digestion of food, this food is absorbed from this villi into the blood capillaries. And through these blood vessels, food is transferred to each and every cell of the body to produce energy, perform different metabolic activities for growth and development of the body. Food that has not digested and absorbed into the small intestine is called undigested food. And this undigested food is transferred to the large intestine. When we zoom the area of ending of small intestine and starting of large intestine is looking like this. Here is the ending of small intestine, contain non-digested food. Here is the present appendix. Large intestine is also known as colon. Non-digested food is released into the large intestine. Most of the water is absorbed from this undigested food. In the large intestine, after most of the water is absorbed from the undigested food, remaining part is the solid. And this solid undigested food is removed from the body through the anus. And this is how the human digestive system is work. तो अभी हमने जाना ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अब हम जानेंगे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी ये एक ही सेल से बना हुआ है। ये इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल्स की तरह इसमें अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। तो अमीबा किस तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, होलोजोइक, यानी ये फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। और ये अमीबा रहता है वाटर में। अगर किसी फूड पार्टिकल को अमीबा सेंस करता है तो अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन को उस फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ाता है और वहाँ पे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सूडोपोडिया कहते हैं। तो अमीबा फूड को इंजेक्ट और कैप्चर करता है यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये सूडोपोडिया क्या है, फूड को कैप्चर करने के लिए अमीबा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है इसे ही सूडोपोडिया कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। अब आगे क्या होता है देखो, इस सूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर करने के बाद ये सूडोपोडिया फूड को धीरे धीरे सेल के अंदर लाता है, जिससे सेल के अंदर इस फूड के सराउंडिंग में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसे फूड वैक्यूल कहा जाता है। और अभी इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को ब्रेक डाउन करके इसे इतना छोटा यानी इतना सोल्यूबल बनाते हैं जिससे कि ये साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाए और इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब फूड वैक्यूल में फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन होने के बाद ये डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और इसे ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब फूड साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होने के बाद इस फूड से अमीबा को मिलती है एनर्जी, जिससे अमीबा ग्रो होता है और इस प्रोसेस को असिमिलेशन कहते हैं। और अभी लास्ट स्टेप क्या होती है, इस फूड वैक्यूल में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे अमीबा सेल के बाहर फेंक देता है और इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। अमीबा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकने के लिए सिंपली सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है और इसी तरह अमीबा में 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और अभी यहाँ पे 4 लाइफ प्रोसेस में से हमने पहली लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन। अगर आप सोच रहे होंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब इनहेल एंड एक्सहेल यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, तो इसे रेस्पिरेशन नहीं कहते, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं हम इसे कुछ डायग्राम्स की मदद से। तो ये हमारी बॉडी और चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है लंग्स और इनके बीच में प्रेजेंट है हमारा हार्ट और ये है हमारी बॉडी सेल्स। तो चलिए इस एरिया को हम जूम करके देखते हैं। तो ये है हमारी लंग्स, ये है हमारा हार्ट और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बॉडी का टिश्यू, इम्प्योर ब्लड
हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है दोबारा हार्ट में, और हार्ट से जाता है बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स से अगेन इम्प्योर ब्लड आता है हार्ट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या है। हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, यह आता है हमारे लंग्स में, लंग्स से एंटर करता है ब्लड में, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आता है लंग्स में, और लंग्स से इसे हमारे बॉडी के बाहर एक्सहेल किया जाता है। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है। इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच द एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच द एयर आउट ऑफ द लंग्स। तो भाई साहब यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। देखो, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा, फाइनली ये फूड ग्लूकोज में तब्दील होता है, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड से आता है हमारे बॉडी सेल्स में। तो ये ग्लूकोज ब्लड से बॉडी सेल्स में आने के बाद ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे सेलुलर भी कहते क्योंकि ये बॉडी सेल्स में हो रहा है। तो चलिए देखते सेल के अंदर किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर हम सेल को जूम करके देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और इसकी सराउंडिंग पर ये हमारी ब्लड कैपिलरी, और ब्लड में से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल में इंटर करता है, और ये सेल का साइटोप्लाज्म, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेकडाउन होता है। जब हमारे सेल में ऑक्सीजन आता है तो ये पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्लड से सेल में ऑक्सीजन आने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, और इसका पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और अभी भी ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है। तो हमारे बॉडी में कौन से सेल में ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? स्केलेटल मसल सेल्स में। और ये तभी होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर कोई बहुत दिन बाद रनिंग के लिए जाता है तो उसको उसके बॉडी में बहुत ही पेन महसूस होगा, क्योंकि उनके स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हुआ है। ईस्ट के अंदर क्या होता है देखो, इनके अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होता, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, जो एक तरह का अल्कोहल है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम एनर्जी में। जब एक ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। देखो, जब एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शंस ऑक्सीजन के एब्सेंस और लैक में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चलिए एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे यहाँ पे एनर्जी भी कम बनती है।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी बनती है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स इन, देखो पहले तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है? तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये पायरूवेट साइटोप्लाज्म में ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और कुछ इस तरह से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है, यानी हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से काम करती है। ऑल राइट गाइज, तो होता क्या है देखो, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को नोज़ की मदद से अंदर लेते हैं और हमारे नोज़ में जो 2 होल्स प्रेजेंट है उनको नॉस्ट्रिल्स कहा गया है। तो इन नॉस्ट्रिल से एयर आता है अंदर, ये इंटर करता है इस नेजल कैविटी में और इसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी माउथ कैविटी और यहाँ पे प्रेजेंट है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है और इस एपिग्लोटिस के नीचे प्रेजेंट है हमारा साउंड बॉक्स जिससे हम आवाज़ निकालते हैं और यहाँ से ओपन होती है हमारी फूड पाइप जहाँ से हमारा खाना पेट की तरफ जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल से एयर हमारे नोज में आता है और नोज से एयर इंटर करता है नेजल कैविटी में। तो इस नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर्स और यहाँ पे मॉइस्चर यानी गीलापन भी होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। इस नेजल कैविटी के अंदर से एयर गुजरते समय एयर के अंदर अगर कोई डस्ट वगैरह होगा तो ये डस्ट इन माइक्रोस्कोपिक हेयर और म्यूकस में ट्रैप हो जाता है जिससे कि सिर्फ शुद्ध हवा लंग्स में इंटर होती है। तो इन माइक्रोस्कोपिक हेयर और म्यूकस का फंक्शन क्या है? दे हेल्प्स इन फिल्टर द एयर एंड पासिंग ओनली क्लीन एयर इनटू द लंग्स। इस नेजल कैविटी के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी माउथ कैविटी और ये माउथ कैविटी और नेजल कैविटी ये कॉमनली एक ही जगह पर ओपन हो जाते हैं और इस रीजन को कहा गया है फेरिंग्स। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना इस श्वसन नलिका यानी विंड पाइप में न जाए, इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है और ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये श्वसन नलिका यानी विंड पाइप के ऊपर ढक जाता है जिससे कि खाना विंड पाइप यानी श्वसन नलिका में इंटर नहीं होता। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस? दे प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। एपिग्लोटिस के जस्ट नीचे यहाँ पे है लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स कहते हैं। नेजल कैविटी और लैरिंग्स का जो बीच का रीजन है उसको फेरिंग्स कहते हैं। अब इस फेरिंग से एयर इंटर करता है विंड पाइप में जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं और इस ट्रैकिया की सराउंडिंग पर इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी होती है जो कि इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। यानी जब इस ट्रैकिया में एयर नहीं होता है तो इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की वजह से ट्रैकिया कोलैप्स यानी बेंड नहीं होता। अब ये ट्रैकिया यानी ये विंड पाइप 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाता है और इस डिवीजन को कहा गया है ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और अब इस ब्रोंकियोल्स के एंडिंग पर बलून्स के गुच्छों की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिन्हें अल्वियोलर सैक कहा जाता है। तो ये है हमारा राइट लंग और ये है हमारा लेफ्ट लंग। राइट लंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है क्योंकि लेफ्ट लंग में यहाँ पर हार्ट सिचुएटेड होता है और हार्ट के इस जगह को कार्डियक नॉच कहते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अब हम वापस आते हैं अल्वियोलर सैक पर। तो अगर हम इस अल्वियोलर सैक को जूम करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
जो कि एक बलून्स के गुच्छों की तरफ फॉर्म होता है। और इस अल्वियोलर सैक का जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसे अल्वियोलाई कहते हैं। और इन अल्वियोलाई के ऊपर थीन ब्लड वेसल्स नेटवर्क की तरह अरेंज होते हैं। तो इस अल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी इस अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में इंटर करता है। अल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो बहुत ही थीन होती है और इसके सराउंडिंग पर भी थीन ब्लड कैपिलरीज होती है, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज सही से हो सके। तो इस गैसियस एक्सचेंज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है हार्ट में और हार्ट से ये गया हमारे बॉडी सेल्स में और बॉडी सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन आया हमारे हार्ट में और हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन गया लंग्स में फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस नॉस्ट्रिल से आता है हमारी नोज़ में, नोज़ से गुजरता है नेज़ल कैविटी से, नेज़ल कैविटी से ये आता है फेरिंग्स में और इस फेरिंग्स में एक स्ट्रक्चर है ये एपिग्लॉटिस, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप यानी ट्रैकिया को क्लोज करता है, जिससे खाना ट्रैकिया में इंटर नहीं होता। इस एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन गैस इंटर करता है ट्रैकिया में और इस ट्रैकिया के ऊपर इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। अब इस ट्रैकिया से ऑक्सीजन गैस इंटर करता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ये आता है ब्रोंक्यूल्स में और फाइनली ये इंटर करता है अल्वियोलाई में। देखो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं एयर से ये अल्वियोलाई भर जाता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से इस ब्लड कैपिलरीज में इंटर करता है। ब्लड में से इस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है और इस रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पिगमेंट हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस तरह से अटैच होता है। एक हीमोग्लोबिन में इस तरह 4 ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एक रेड ब्लड सेल में 270 मिलियन से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो इस एक हीमोग्लोबिन के 4 ग्लोबिन चेन में 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है। इस तरह सभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आकर रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन में अटैच होते हैं। अब यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है हार्ट में और हार्ट से इसे पंप किया जाता है हमारे पूरे बॉडी सेल्स में। तो बॉडी सेल्स में क्या होता है, देखो हमारे सेल्स ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और इसे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करके एनर्जी तैयार करते हैं और इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है और अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर होता है और अभी इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन आता है हमारे हार्ट में और हार्ट से अगेन इसे भेज दिया जाता है लंग्स में और लंग्स के इस अल्वियोलाई में ब्लड से एक कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस से अल्वियोलाई में इंटर होता है और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं यानी ब्रीद आउट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज के नॉस्ट्रिल से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। हमारे लंग्स के ऊपर हड्डियों का पिंजरा प्रेजेंट होता है जिसे रिब केज कहते हैं और ये रिब केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और अभी अगर आप एनसीईआरटी के बुक में रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से ही नजर आएगा। लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा मस्कुलर डायफ्रागम जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तभी डायफ्रागम अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे होने लगती है। तो चलिए ब्रीद इन और ब्रीद आउट का प्रोसेस किस तरह से होता है जानते हैं। तो ये है हमारी लंग्स। देखो जब हम सांस लेते हैं यानी हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर आता है हमारे लंग्स में। लंग्स में एयर आने के बाद लंग्स फैलती है यानी एक्सपांड होती है, जिससे डायफ्रागम नीचे की ओर जाता है। डायफ्रागम पुल्स डाउन एंड बिकम फ्लैट और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है इनहेलेशन।
जब हम सांस छोड़ते हैं यानी ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे लंग्स से हवा बाहर निकल जाती है, जिससे हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे डायाफ्रागम ऊपर की ओर चला जाता है। डायाफ्रागम मूव्स अप एंड रिलैक्स और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है इनहेलेशन। देखो, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में आता है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर जाता है। And this is how the exchange of gases takes place in human body, or this is how the human respiratory system is works. All right guys, तो अब हम देखेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीदिंग किस तरह से करते हैं। ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं वो ब्रीदिंग किस तरह से करते हैं। देखो, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में लेते हैं, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, तो वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसलिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बॉडी सेल्स को मिलने के लिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीदिंग बहुत ही फास्ट करते हैं कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ही फास्ट होता है। तो चलिए देखते हैं फिश ब्रीदिंग किस तरह से करते हैं। ये माउथ से वाटर को अंदर लेते हैं, जैसे हमारे पास ब्रीदिंग करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी तरह फिश में प्रेजेंट होते हैं गिल्स, और इन गिल्स में प्रेजेंट होते हैं गिल फिलामेंट्स। तो इस गिल फिलामेंट से वाटर बाहर फेंक दिया जाता है। इन गिल फिलामेंट्स में टाइनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और जैसे ही माउथ से वाटर अंदर आता है, इस वाटर में से डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज ले लेते हैं और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज करते हैं, और ये वाटर गिल फिलामेंट से बाहर फेंक दिया जाता है। इसी तरह फिश में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई द ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज़ मच फास्टर दैन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम यानी लो रहता है कंपेयर टू ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होता है। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होता है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? येस, ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स में ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पहले देखा, प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पर टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, जिसके अंदर से सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स के स्टेम पर पाए जाते हैं लेंटिसेल्स। इनके अंदर से भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। देखो, प्लांट्स के अंदर दिन के समय में और रात के समय में डिफरेंट तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। प्लांट्स ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स की तरह हर समय रेस्पिरेशन करता रहता है, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। लेकिन प्लांट्स में दिन के समय में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन द डे टाइम लीव्स सन से सनलाइट कैप्चर करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट से वाटर आता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फूड ग्लूकोज तैयार करते हैं, जिसमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि वो स्टोमेटल स्पोर से बाहर छोड़ते हैं। देखो, दिन के समय में भी प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि दिन के समय में प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑलरेडी ऑक्सीजन तैयार होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं वो दिन के समय में ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ होता है, और जो बचा है इन द लिटिल अमाउंट वो इस स्टोमेटा से बाहर रिलीज करते हैं। तो दिन के समय में प्लांट्स के अंदर से जो मेजर गैस प्रोड्यूस होता है वो ऑक्सीजन होता है बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब रात के समय में क्या होता है, देखो, रात में लाइट नहीं होती है, इसलिए रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, तो रात में सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रोसेस चालू रहती है। ये ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं।
एट द एंड ऑफ कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स दिन में भी और रात में भी रेस्पिरेशन करते रहते हैं। दिन के समय में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट दिन के समय में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और रात में लाइट नहीं होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो रात के समय में प्लांट्स में सिर्फ रेस्पिरेशन चालू रहता है, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसलिए प्लांट्स रात के समय में जो मेजर गैस रिलीज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कुछ इस तरह प्लांट्स दिन के समय में ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज़ करते हैं और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी लाइफ प्रोसेस की तरफ, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले जानते हैं कि भाई व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हमें देखना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे तो ये ह्यूमन बॉडी में कुछ इस तरह से अरेंज होती है और ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। ब्लड, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स और ट्यूब्स जिसके अंदर ये ब्लड सर्कुलेट होता है, एंड हार्ट जो ब्लड को पंप करता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस ब्लड वेसल और हार्ट को वन बाय वन। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड के बारे में। तो ये ब्लड है क्या? अगर हम हमारी बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड सैंपल निकाल के इसे सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालेंगे और इसे रोटेट करने के बाद इस ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और अभी हम इस टेस्ट ट्यूब को निकाल कर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जो कलरलेस लिक्विड और ब्लड का फ्लूइड पार्ट है वो ऊपर जमा होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा टोटल ब्लड वैल्यू का 55% होता है। और मिडल में जो स्मॉल टाइनी फ्रैगमेंट सेल्स का लेयर है उसमें होते हैं प्लेटलेट्स और WBCs, और ये टोटल ब्लड वॉल्यूम का ओनली 1% होता है। और सबसे नीचे जो डेंस लेयर जमा होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और ये टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45% होता है। तो ब्लड के अंदर इतने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लड का डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड क्या है? तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो फ्लूइड की तरह होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसमें प्लेटलेट्स, WBCs, RBCs एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और इसीलिए ब्लड को कहा गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। ये कलरलेस लिक्विड की तरह होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% इसमें अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये अदर सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं? और ये प्लाज्मा किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टेड फूड, साल्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, और ये सम हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट द प्लाज्मा। इसके बाद ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये टाइनी सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में कट लगने के बाद खून बहने लगता है, तो थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स जमा होते हैं। इसके बाद ये है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें यूकैरियोट्स भी कहते हैं। कुछ WBC सेल्स सर्कुलर होते हैं और इनमें कुछ सेल्स इरेगुलर शेप होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो इनके अगेंस्ट एक जंग छेड़ देते हैं, यानी फाइट शुरू करते हैं। इनमें सम WBCs एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ यानी ये वेपन्स तैयार करते हैं जो कि फंगाई और बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ देते हैं, और इनमें से कुछ सेल्स फॉरेन पार्टिकल्स को निगल लेते हैं। इस तरह ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, जिनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो इन रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है,
इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और एक रेड ब्लड सेल में 270 मिलियन से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आरबीसीज रेड कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स को। तो ये ब्लड वेसल्स और ट्यूब्स क्या है जिनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, जो आपको रेड ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रही है, उनको आर्टरीज कहा जाता है। और जो ब्लड वेसल्स आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से हार्ट में ला रहे हैं, इनको वेन्स कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये आर्टरीज और वेन्स अंदर से किस तरह से डिज़ाइन होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर हम आर्टरी का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और वेन्स का क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो अगर आप केयरफुली देखोगे तो आपको दिखेगा कि आर्टरी का जो लुमेन है वो बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू वेन्स, लेकिन आर्टरी का इनर लेयर ठीक है कंपेयर टू वेन्स इनर लेयर, और आर्टरी का जो मिडल लेयर है वो भी बहुत ही थिक रहता है कंपेयर टू वेन्स मिडल लेयर। आर्टरी का मिडल लेयर थिक रहता है क्योंकि आर्टरी में ब्लड डायरेक्टली हार्ट से आता है जो कि बहुत ही हाई प्रेशर में रहता है, इसलिए आर्टरीज में मिडल लेयर बहुत ही थिक होता है। और वेन्स में मिडल लेयर थिन होता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में ला रही है, तो इनमें ब्लड का प्रेशर बहुत ही लो रहता है। आर्टरी का जो आउटर लेयर है वो बहुत ही थिन रहता है कंपेयर टू द वेन्स आउटर लेयर। वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉल्स। तो वेन्स में ब्लड का प्रेशर लो रहता है तो ये ब्लड वापस ना जाए, इसलिए इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेन्स में इन वॉल्स का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो चलिए इन आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस लिख लेते हैं। तो वेन्स क्या करती है? ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में लाने का काम करती है। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, और आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है क्योंकि आर्टरीज जो है ब्लड को डायरेक्टली हार्ट से रिसीव करते हैं। इन आर्टरीज प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ वेरी हाई। वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ही लो रहता है क्योंकि ये पूरी बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड लाते हैं, तो इसके लिए प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। इन वेन्स प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ वेरी लो। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, इसीलिए आर्टरी की जो मिडल लेयर होती है वो थिक होती है। थिक एंड इलास्टिक मिडल वॉल और मिडल कोट। वेन्स में मिडल लेयर थिन होती है क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर लो रहता है, लेकिन वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉल्स क्योंकि वेन्स ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से जमा करके हार्ट में ला रहे हैं, तो ये ब्लड वापस ना जाए इसके लिए इसमें वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वेन्स में इन वॉल्स का फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड। आर्टरीज का लुमेन स्मॉल रहता है और वेन्स का लुमेन लार्ज होता है, एंड दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्स इन वेन्स। वॉल्स क्या करते हैं? ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं, टू प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो अभी हमने डिस्कस किया आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है और सर्कुलेटरी सिस्टम में इनका क्या रोल है। अब यहाँ पे तीसरी एक वेसल्स होती है जो इन आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, जिससे कैपिलरी कहा जाता है। तो ये कैपिलरी आर्टरीज और वेन्स के एंडिंग को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। अब इस कैपिलरी का फंक्शन क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखो, आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब ये बिग आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है स्मॉलर आर्टरीज में, और ये स्मॉलर आर्टरीज कैपिलरी का फर्स्ट पार्ट होता है, और ये कैपिलरी बॉडी सेल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? ब्लड से ऑक्सीजन एंटर करता है सेल में, और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है ब्लड में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैपिलरी का जो एंडिंग पार्ट है वो स्मॉलर वेन से बना होता है। अब इस वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
आता है हमारे हार्ट में। अगर हम कैपिलरी की वॉल को देखेंगे तो ये बहुत ही थिन होती है। इस लुमेन के सराउंडिंग पर सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। तो अभी हमने कैपिलरी के बारे में क्या क्या जाना। कैपिलरी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। कंपेयर टू आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरी की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है। इस कैपिलरी और बॉडी सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड से सेल्स में इंटर करता है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंटर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैपिलरीज क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका फंक्शन क्या है। तो अभी हमने जाना ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम जानेंगे हार्ट के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरह से वर्क करता है। First of all, we'll learn some basic information of human heart. So, here is the present human body, and heart is situated in the chest cavity. Heart is made up of muscles. तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन, क्योंकि ये मसल से बना हुआ है और ये ह्यूमन बॉडी में चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी और इसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। और इसका साइज जब आप अपनी हाथ की मुट्ठी बना लेते हो उतने ही साइज का आपका हार्ट होता है, हैज बिग एज फिस्ट। एंड दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट जो आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। दिस इज द 2 लोअर चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड ventricles. And above these 2 ventricles, here is the present valves, and function of these valves is to prevent black flow of the blood. यानी valves क्या करते हैं? ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। Upper 2 chambers are called atrium, and this atrium is connected with some blood vessels. कुछ blood vessels ब्लड को हार्ट में लाने का काम करते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से बाहर फेंकने का काम करती है, जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हमें पता है ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड ventricles. Before we continue, remember this is the right side of the heart and this is left side of the heart. Now let's name the 4 chambers of the heart. This is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle and this is left ventricle. In right side of the heart present deoxygenated blood or impure blood, and in the left side of the heart present oxygen rich blood or pure blood. To prevent the mixing of deoxygenated blood into the oxygen rich blood, here is the present dividing wall and this dividing wall is known as septum. इस सेप्टम क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन रिच ब्लड में मिक्स होने से बचाता है। एंड दिस इज हाउ द अमेजिंग डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। नाउ लेट्स लुक एट हाउ दिस ह्यूमन हार्ट इज वर्क्स। आगे बढ़ने से पहले आपको और एक बात याद रखनी है, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट में लाने का काम करती है उनको वेन्स कहा जाता है और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है उनको आर्टरी कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड वेन्स एंड ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड आर्टरी। Oxygen rich blood from the lung comes into the left atrium. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट के अपर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में लाने का काम करते हैं 2 वेन्स, जिनको पल्मोनरी वेन्स कहा गया है। अब इनको पल्मोनरी वेन्स क्यों कहा गया है? देखो, हमारे बॉडी में अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट लंग से हार्ट की तरफ हो रहा है और हार्ट से लंग की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे पल्मोनरी शब्द आएगा। तो ये वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ला रहे हैं, इसलिए इन वेन्स को पल्मोनरी वेन्स कहा गया है। सो हियर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन्स? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड
from lung to left atrium. And what are the function of left atrium? They receive oxygenated blood from lung. Oxygen rich blood enters into the left atrium. Left atrium relax and collecting this blood. Then left atrium contracts and blood flows into the left ventricle. Left ventricle relax when they collecting the blood. Once the left ventricle fills with the blood, they contract and blood transfer to all body parts through this big vessel known as aorta. तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? दे पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू दिस बिग आर्टरी नोन एज aorta. In our body, this aorta is keep dividing like tree branches for transfer oxygen rich blood to every cell of the body. Now our body cells take the oxygen from this blood to perform metabolic reactions and produce energy. And during this process, carbon dioxide is released as a byproduct and enters into the blood. Now blood contain more carbon dioxide and blood become deoxygenated or impure. This impure deoxygenated blood comes into upper chamber right atrium through the vena cava. Deoxygenated blood from upper body is collected by superior vena cava, also known as vena cava from upper body. Deoxygenated blood from lower parts of the body is collected by inferior vena cava, also we called vena cava from lower body. What are the function of right atrium? They receive deoxygenated blood from all parts of the body. Once right atrium receives deoxygenated blood from vena cava, right atrium contracts and blood flows into right ventricle. Right ventricle relax and collecting this blood. Right ventricle fills with the blood, they contracts and this deoxygenated blood transferred to the lung for the purification through these pulmonary arteries. तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? राइट वेंट्रिकल पंप्स deoxygenated blood to the lung for purification through these pulmonary arteries. तो इस pulmonary artery का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर deoxygenated blood from right ventricle to the lung. Once this deoxygenated blood transfer to the lung, exchange of gases takes place there. That is, carbon dioxide is exit from the blood and oxygen is enter into the blood. Now blood become oxygenated or pure. This pure oxygen rich blood again enters into the left atrium and cycle continues. And this is how the human heart is works. तो अभी हमने जाना हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और ये हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है. अब हम पढ़ने वाले हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से ब्लड हार्ट में 2 बार आकर जाता है. देखो, पहले तो हार्ट से ब्लड जाता है लंग की तरफ और लंग में ये ब्लड प्यूरिफायर होकर दोबारा हार्ट में आता है. ये हमारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. लंग से हार्ट की तरफ ब्लड आने के बाद ये ब्लड पंप किया जाता है पूरे बॉडी सेल्स में और बॉडी सेल्स से दोबारा ये ब्लड आता है हार्ट में. तो ये है ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम दी बॉडी सेल्स. तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी लंग्स. जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन गैस आता है हमारी लंग्स में, लंग से इंटर होता है कैपिलरीज में और अभी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लंग से लेके आती है हार्ट में. अभी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पंप किया जाता है पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे थ्रू दिस बिग वेसल जिसे ऑर्ट्रा कहा जाता है. अब इस ऑर्ट्रा से पूरे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है. ये ऑर्ट्रा डिवाइड हो जाता है आर्टरीज में और ये आर्टरीज डिवाइड हो जाती है स्मॉलर कैपिलरीज में. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सभी बॉडी ऑर्गन्स की कैपिलरीज है सिर्फ लंग को छोड़कर. तो यहाँ पे इन ब्लड कैपिलरी में से ऑक्सीजन गैस एंटर करता है सेल्स में और ये ऑक्सीजन सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ होता है जिसमें बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है और अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंटर करता है और अभी यहाँ पे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है यानी ये ब्लड इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड होता है. और अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन से वेना केवा
कलेक्ट कर लेता है और इसे हार्ट में लाता है और हार्ट से अगेन इसे पंप किया जाता है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स के अंदर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है लंग्स के अल्वियोलाई में, और जैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है। देखो, जब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में और लंग्स से इसे प्यूरिफाई करके अगेन हार्ट में भेज दिया जाता है, यानी यहाँ पे हार्ट एंड लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्किट। और जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड पंप किया जाता है और बॉडी ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, तो यहाँ पे हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्किट। देखो, ब्लड एक बार हार्ट से लंग में गया, लंग से हार्ट में आया और अगेन ये हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में गया और बॉडी ऑर्गन से दोबारा हार्ट में आया। तो यहाँ पे एक फुल सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। तो इस एक सर्किट को कंप्लीट होने में हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो होकर जाता है और इसे ही डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट द फुल सर्किट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो ये है हमारा प्लांट विथ रूट्स। अगर हम इस प्लांट के स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें 2 मेन कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम टिश्यू क्या करता है, रूट से वाटर को प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जाइलम जो है वो पानी ऊपर की तरफ लेके जाता है, तो इसका जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन यानी यूनि डायरेक्शन में होता है। प्लांट के लीफ में फूड तैयार होने के बाद फ्लोएम टिश्यू इसे प्लांट्स के सभी पार्ट्स में भेजने का काम करता है। तो फ्लोएम टिश्यू का जो फ्लो है वो दोनों डायरेक्शन यानी बाय डायरेक्शन में होता है। और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, दे ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम टिश्यू के द्वारा किस तरह से होता है। देखो, सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रूट हेयर्स सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये वाटर रूट के एक सेल से दूसरे सेल की तरफ पास होते रहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस वाटर को प्लांट्स के स्टेम तक लाता है। अब स्टेम में क्या प्रेजेंट है, जाइलम टिश्यू, जो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। देखो, जाइलम टिश्यू से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है और इस प्रोसेस को कहा गया है असेंट ऑफ सैप। तो ये जाइलम टिश्यू वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहा है। तो किस तरह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होता है, कौन सा फोर्स या कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे 2 फोर्स यूज होते हैं जो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। देखो, जाइलम वेसल के बॉटम रीजन पर वाटर का प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रूट्स कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इस जाइलम वेसल के टॉप रीजन पर प्रेशर कम है। ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट वाटर फ्लोज अप द जाइलम वेसल इनटू द लीव्स। और यहाँ पे दूसरा जो प्रेशर और फोर्स काम करता है वो है ट्रांसपिरेशन पुल, यानी प्लांट्स के लीफ के सेल से कंटिन्यूसली वाटर का इवापोरेशन यानी वाटर का लॉस होते रहता है, और इसे ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर बाय द लीफ सेल्स। तो ये ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सेल्स एक सक्शन क्रिएट करता है, जिससे वाटर जाइलम वेसल से अपवर्ड की तरफ पुल होने लगता है। इस तरह से जाइलम वेसल से वाटर अपवर्ड की तरफ मूव करता है। तो अगर हम जाइलम का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेसल्स और ट्रैकिड्स, और इन वेसल्स और ट्रैकिड में से ही वाटर अपवर्ड की तरफ मूव होता है। इसलिए वेसल्स और ट्रैकिड्स को मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है। These are the pits and
here is the parenchyma cells. In the xylem tissue, vessels and tracheids are the dead cells. Only parenchyma cells is the living cells. अब हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तो प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ये है हमारा फ्लोएम टिश्यू, जिसके अंदर ये लगे हैं स्यूप्लेट्स और इसके बीच में ये है कंपेनियन सेल्स एंड दिस आर द पैरेन्काइमा सेल्स। और इनके अंदर जो लंबे लंबे ट्यूब्स है उनको स्यू ट्यूब्स कहा जाता है। प्लांट्स के लीव्स में फोटोसिंथेसिस यानी खाना तैयार होने के बाद दिस इज द फूड सुक्रोज, दैट इज द शुगर। तो इस फूड को पहले लेते हैं पैरेन्काइमा सेल्स और इस पैरेन्काइमा सेल से ये फूड फ्लोएम के स्यू ट्यूब्स ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारा शुगर्स यानी सोल्यूट जमा हुआ है। इस फ्लोएम के बाजू में प्रेजेंट है हमारा जाइलेम वेसल्स, जिसमें वाटर का प्रेशर ज़्यादा है और इस फ्लोएम में वाटर का प्रेशर कम है। तो ये वाटर आएगा फ्लोएम के इस स्यू ट्यूब के अंदर। तो अभी यहाँ पर वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ वाटर का प्रेशर कम है, तो सब्सटेंस का हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होने लगता है और इस वाटर के साथ साथ फूड भी मूव करने लगता है। और अभी कंपेनियन सेल्स इस फूड को ले लेंगे और अभी ये कंपेनियन सेल्स रूट सेल्स में जहाँ फूड की ज़रूरत होगी वहाँ इसे पहुँचा देंगे। और अभी फ्लोएम में जो एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसका जाइलेम वेसल में मूवमेंट होते रहता है और इस तरह से प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो यहाँ पे हमने तीसरी लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। देखो, हमारी बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है और इन प्रोसेस में से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो आज हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है ये देखेंगे। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। सो हियर इज द प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी and excretory system is present in the abdominal cavity. If we can zoom the abdominal cavity here, we can see the excretory system consists of two kidneys. Here is the right kidney and here is the left kidney. Left kidney is slightly upward than the right one. Normal function of the kidney is to produce urine, which is traveled to this ureter. This is right ureter, this is left ureter. And from this ureter, urine is collected into the urinary bladder. When the urinary bladder fills with the urine from surrounding nerves, carry this signal to the brain and we are remove this urine from the body through the urethra. Now also we have the blood supply to the kidney and other organ of the excretory system from this big aorta. And here this aorta is divided into renal artery for supplying blood to the kidney. And also we have the inferior vena cava that collects the blood from excretory system and brings back to the heart. Now we know the kidney produce urine, but why kidney making this urine? To filter the waste product from the blood like urea and uric acid. Kidney not only filters the blood but also maintain the pH of the blood. If you see the cross section of the kidney, kidneys have a very rich blood supply. Blood enters into the kidney through this renal artery and from the kidney bring back this blood through the renal vein. Now let's talk about how the urine is produced into the kidney. Inside the kidney contain what's called the nephrons, and this nephron is overlapped with a bunch of blood capillaries, and from this blood nephrons filters the waste product and that is the urine is produced. And that's why nephron is the structural and functional unit of the kidney. And each kidney have 1.5 million nephrons. Now let's zoom one nephron here and see how the nephron filters waste product from the blood and produce the urine. This is the head of nephron. And head of nephron is called Bowman's capsule. And another part is called tubular part of nephron. After the urine is formed into the tubular part of nephron,
This urine is collected into the collecting duct. There is a 3 main steps of urine formation, and these are filtration, reabsorption and secretion. Now let's focus on the head of the nephron, the cup-like structure called Bowman's capsule, and we have the blood supply into the Bowman's capsule. Blood capillary enters into the Bowman's capsule, coiling so many times, forming a bundle of capillaries and exit from the Bowman's capsule. Blood transfer to the Bowman's capsule through the branch of renal artery. And this coiling or bundle of blood capillaries is called glomerulus. And from this glomerulus, substances filters into the Bowman's capsule. So let's look at what types of substances enter into the Bowman's capsule. Amino acid, glucose, salt, some water and urea filtered from the blood and enters into the Bowman's capsule. And this is the first step of urine formation called glomerular filtration. Now this glomerular filtration or initial filtration is passing through this tubular part of nephron. This tubular part of nephron is also surrounded by blood capillaries. And from this first part of the nephron tube, useful substances are reabsorbed back to the blood capillaries. So let's see what substances reabsorb back to the blood capillaries. Useful substances like glucose, amino acid, salts, some water from the filtrate are reabsorbed by the capillaries from surrounding nephron tube. And this is the second step of urine formation called selective reabsorption. Now let's see what's happening in the ending of nephron tube. Some waste product that present in the blood capillaries is finally excreted into the ending of nephron tube. What type of waste product is excreted into the ending of nephron tubule? Urea, extra water, unwashed salts are secreted into the nephron tubule, and this urine is enters or opens into the collecting duct. And this is the third step of urine formation called tubular secretion. So here, what is the function of collecting duct? They collect urine from the nephron and moves into the ureter. Collecting duct moves or transfer the urine into the ureter. And this ureter transfer the urine from kidney to the urinary bladder. And this urine is temporarily stored in the urinary bladder. This urinary bladder wall muscular and under the control of nervous system. Once the urinary bladder fills with the urine, this urine is released out of the body through the urethra. And this is how the human excretory system is work. Alright guys, तो अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। यानी हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं उन्हें किस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लांट्स के अंदर बनता है ऑक्सीजन हैज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जब रेस्पिरेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर निकलते हैं। प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर जमा होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है। जो सॉलिड वेस्ट है वो पुराने लीव्स में और प्लांट के बार्क यानी छाल में जमा होता है, जैसे कि लैटेक्स एंड ऑयल्स, और धीरे धीरे ये लीव्स और छाल सूखकर नीचे गिर जाते हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स एंड स्पेलिंग ऑफ बार्क्स। कई प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर रहते हैं सेल के वैक्यूल्स में। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि रिजाइन्स एंड गम्स स्टेम के ओल्ड जाइलम सेल्स में स्टोर किए जाते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रूट के थ्रू सॉइल में भी एक्सक्रीट किए जाते हैं, और कुछ इस तरह प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं। और यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चंस होगा
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप हर टॉपिक पर इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।